सब्सक्राइब कीजिए अलीम एकेडमी होम ट्यूशन सर्विसेज को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम एकेडमी। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5B। एक्सरसाइज 5B के हमने लास्ट लेक्चर में किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है, इफ़ a over b minus d is equal to 2c over b, find the value of c when a is equal to 3, b is equal to 4 and d is equal to -5। a, b और d की वैल्यूज़ आपको गिवन है और c की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और कहाँ से फाइंड करनी है? जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है सबसे पहले आप उसको जो है वो लिख लें। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले आ रहा है a, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है? a की वैल्यू है 3, तो जहाँ पर a आ रहा है वहाँ पर आ जाएगा 3। अब b की वैल्यू है 4, जहाँ b आ रहा है वहाँ आ जाएगा 4। अब d की वैल्यू है -5, तो इधर आ जाएगा आपके पास -5। और फिर उसके बाद 2c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो c ऐसे ही रहेगा और b की वैल्यू है 4, तो b की जगह पर आ जाएगा 4। अब आप क्या करें कि इसको सिंप्लीफाई कर लें। जैसे जैसे भी सिंप्लीफाई होता है इसको कर लें। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा +5। और इस तरफ जो है वो 2 2 4, तो 2 4 से कैंसिल होकर आ जाएगा c/2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम लेने से पहले आप 5 को 5/1 लिख लें, क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो अब आपने एलसीएम लेना है 4 और 1 का। जब 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 4 4 होता है, तो इसका एलसीएम 4 आएगा। आपने सिंगल फ्रैक्शन लगाकर नीचे लिखना है 4। नीचे का मतलब है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आपने 4 लिख लिया। अब आपने जो पहली फ्रैक्शन ऊपर आ रही है 3/4, उसको आपने सॉल्व करना है। आप 3/4 के जो नीचे 4 आ रहा है उसका टेबल पढ़ेंगे 4 आए। 4 1 4, तो 1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 1 आ जाएगा। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 आए। 1 4 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 4 5 20 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 23/4 इज इक्वल टू c/2। अच्छा जी, अब आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होगा कि 23 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 23 2 आ जाएगा 46 इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो c मल्टीप्लाई 4 का आंसर आ जाएगा 4c। अब आपने यहाँ से फाइंड करना है c, तो आप 4 को डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे। इस तरफ से डिवाइड होगा तो इसके आगे आप लिख भी दें। आप यहाँ से 4 ख़त्म करें और इसके नीचे आप 4 लिख दें, और इसके आगे जो आपने ऑपरेशन किया ना उसको ब्रैकेट में लिख दें। डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। ओके, ओके जी। अब आपने क्या करना है कि आप जो है c की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो 4 को करेंगे डिवाइड, 4 के टेबल में नहीं आता 46, तो 2 पे डिवाइड करें। 2 2 2 3 और 2 2 4, तो 23/2 आ जाएगा c का आंसर। लेकिन आपके पास जो चाहिए, आपको आंसर आपने चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो अब आपने आंसर देना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो 23 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा आपके पास 2 1 2 और 2 1 2, तो ये आ जाएगा 11 और 11 होल 1/2। 11 2 22, 22 एंड 1 23/2, तो ये आ जाएगा 11 होल 1/2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये सी का आंसर आ गया 11 होल 1/2। नेक्स्ट आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही डेंजरस नज़र आ रहा है।
If a is equal to 1 over a minus 1 over b is equal to 1 over c plus 1 over d, find the value of c when a is equal to 1 over 2, b is equal to 1 over 4 and d is equal to minus 1 over 5। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं घबराते जो मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं। इसलिए आपको मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि यू शुड लव मैथमेटिक्स, बिकॉज वही कामयाब होते हैं जो मैथ से प्यार करते हैं। अच्छा जी, 1 ओवर ए की जगह आपने ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू है 1 ओवर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 2। अच्छा जी, अब बी की वैल्यू है 1 ओवर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 4। और सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वो वैसे ही रहेगा। और डी की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 5, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 5 और इस तरफ आ जाएगा इसके माइनस। तो ये हमने इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पर हमने एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। अगर आपके पास याद रखें लिखा हो कि 1 ओवर 2, तो ये देखें ये मेन फ्रैक्शन है, ओके। और ये जो नीचे एक नंबर आ रहा है, ये नंबर ये भी फ्रैक्शन में है। जब इस तरह का सीन हो कि ऐसे कोई यहाँ पर कोई भी नंबर हो, ज़रूरी नहीं कि 1 हो, यहाँ पर कोई नंबर हो और यहाँ पर एक फ्रैक्शन हो, तो ये फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर है ना, ये यहाँ से जो है ना ऊपर आकर इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है, ऑलराइट। और ये रूल कैसे आता है मैं आपको वो सारा लॉजिक भी बता देता हूँ कि होता क्या है। बेसिकली होता ये है कि अगर आपके पास लिखा हो कि 1 ओवर 2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2, ठीक हो गया। ये वाला 1 ये आ गया, ओके। और ये 1 ओवर 2 जो है वो यहाँ से आ गया, और ये जो लाइन है ना इसका बन गया डिवाइडेड बाई, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, अब ये वाला 1 तो ऐसे ही आएगा। जब आप जैसे ही ये जो डिवीजन है इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो जो इसके बाद जो फ्रैक्शन आ रही है ये वाली, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी 1 ओवर 2 की बजाय इसका आंसर आ जाएगा 2 ओवर 1। तो आप देखें, अब ये जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओवर 1 से, तो आ जाएगा 2 ओवर 1। तो नीचे 1 आए तो इसको लिखते ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो देखें, अब ये तो मैंने इसको आपको मैथमेटिकली करके दिखाया है, जो कि ऑपरेशंस जो हम मैथ के करते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट करना है ऐसे, तो 1 ओवर 2 अगर लिखा हुआ है, तो याद रखें सिंपल सी बात कि ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ आंसर क्या आता है, ये 2 को ऊपर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये ख़त्म तब होता है अगर यहाँ पर 1 हो। अगर कोई और नंबर होगा तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, और ये नंबर ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो अभी ये आगे भी जहाँ पर यूज़ होगा हम इसको आपको करके दिखाएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे आप BS में जाकर बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही आपके स्ट्रॉन्ग ना होवे तो फिर आगे आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। अच्छा जी, आप देखेंगे ये आएगा 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आ जाएगा ऊपर आपके पास आ जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको, 2 टाइम्स 1 और नीचे यहाँ पर रह जाएगा 1। तो यहाँ पर भी जो 4 है वो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ, तो नीचे आपके पास रह जाएगा 1। ये 1 ओवर c ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस जो है इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस, और ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 5 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। ले जी, ये मैंने बहुत ही डिटेल के साथ आपको बता दिया, ठीक हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 2, तो 2 ओवर 1 का आंसर आ जाएगा 2। 4 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 4, तो 4 ओवर 1 का आंसर आ जाएगा 4। 1 ओवर c ऐसे ही रहेगा। 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 5, तो 5 ओवर 1 का आंसर आ जाएगा 5। तो 2 माइनस 4, साथ ही आप क्या करें, जो इस तरफ -5 है उसको उस तरफ ले जाएं, तो इधर आकर हो जाएगा +5, और इधर से -5 ख़त्म हो जाएगा। 2 माइनस 4 का आंसर आता है -2, तो -2 + 5 का आंसर आता है +3। तो +3 को आप सिंपल 3 लिख सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कर लें 3/1 और उससे नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू 3 का आंसर आ जाएगा 3c इज इक्वल टू 1 इंटू 1 का आंसर आ जाएगा 1। अब आपने c फाइंड करना है तो 3 को आप उस तरफ डिवाइड कर दें, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो c इज इक्वल टू 1/3 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया आपके पास। चलें जी, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 ये है इफ m ओवर x प्लस क्यू, सॉरी यहाँ पर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेट मी चेक। इफ n इज इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल N आएगा। If n is equal to m over x plus q, find the value of q when n is equal to this, m is equal to this and x is equal to 2। तो जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है उसको आप सबसे पहले कॉपी कर लें। ये हमने उसको कॉपी कर लिया, हमने उसको लिख लिया। अब देखें जिस जिसकी वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पर पुट कर दें और जिसकी नहीं गिवन उसको वैसे ही छोड़ दें। n की वैल्यू है 1/4/5 तो n की जगह पर आ जाएगा 1/4/5 और m की वैल्यू है 9 तो m की जगह पर आ जाएगा 9 और x की वैल्यू है आपके पास 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 और q आ जाएगा वैसे का वैसे ही, क्योंकि q को हमने फाइंड करना है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपके लिए देखने में आसानी हो। 5 1 5 और 4 प्लस किए तो आपके पास आ गया 5 1 5 प्लस 4 9/5 और इस तरफ आ जाएगा 9/2 प्लस q। तो दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में इज इक्वल टू है तो इनको आप कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2 प्लस q के साथ। टू प्लस क्यू आ जाएगा यहाँ पर और इज इक्वल टू आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5। ये हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके आगे अगर आपने लिखना हो, अगर आपने अपनी मिस से बहुत ही अच्छे नंबर्स लेने हैं तो यहाँ पर लिख दिया करें जो भी आप करते हैं। यहाँ पर आप लिख दें बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपकी मिस आपको बहुत अच्छे नंबर देगी, बिलीव मी। ओके जी, अब देखें, अब आपने क्या करना है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। 9 2 होता है 18 प्लस 9 मल्टीप्लाई क्यू आ जाएगा 9q, 9 5 होता है 45। 18 को ले आए इस तरफ आ जाएगा 45 माइनस 18 और यहाँ से 18 आपके पास ख़त्म हो जाएगा। फोर्टी 45 में से 18 माइनस करें 45 35 25 तो आ जाएगा 27। नाइन को डिवाइड करें दोनों साइड्स पे या इस वाले 9 को उस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा यहाँ से ख़त्म होकर इस तरफ आ जाएगा 27/9, क्योंकि जो नंबर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा हो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है और जो नंबर एक तरफ डिवाइड हो रहा हो वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 9 का टेबल तो आप सबको आता है, 9 3 27, तो Q का आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके पास आ गया 3। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है इफ c इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ f1, a इज दिस, b इज दिस, c इज दिस, d इज दिस एंड e इज दिस। नहीं घबराना, आपने सबसे पहले आपने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेना है। क्वेश्चन को लिखने के बाद आपने इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। f की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू है -6, यहाँ आ जाएगा -6, a की वैल्यू है आपके पास 3, इधर आ जाएगा 3, b की वैल्यू है 4, इधर आ जाएगा 4, d की वैल्यू है -5, इधर आ गया -5
और e की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2d माइनस e। और f आपने फाइंड करना है और d की वैल्यू है -5, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में -5। अब जनाब आप क्या करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। जो जो भी सिंप्लीफाई होता है, -5 -2 का आंसर आता है -7। f माइनस माइनस होता है प्लस, तो आ जाएगा +5। और इस तरफ आप क्या करें कि जो 3/4 है इसको आप ले जाएं इज इक्वल टू के उस साइड पे, इस तरफ हो जाएगा -3/4 और इस तरफ आ जाएगा आपके पास -7/f + 5। तो माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 के साथ, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस। और उस तरफ हम क्या करते हैं कि हम 6 को लिख देते हैं 6/1 और इस तरफ क्या होगा, ये माइनस ख़त्म, ये माइनस ख़त्म, तो आ जाएगा 7/f + 5। अब क्या करें, आप 4 और 1 का एलसीएम ले लें लेफ्ट साइड पे। जब एलसीएम लेंगे तो सिंगल फ्रैक्शन आएगी, नीचे आपने लिख देना है 4, क्योंकि 4 और 1 का एलसीएम आता है 4। अब आप क्या करें कि 1 का टेबल पढ़ें कि 4 आए, 1 4 ज़ा 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो 4 6 आ जाएगा 24 -24। और फिर 4 1 ज़ा 4, तो 3 1 ज़ा आ जाएगा 3, तो 1 4 ज़ा -24 -3। कोई गलती तो ना हो जाए, साथ साथ हमें चेक करना चाहिए। आप भी अपना काम साथ साथ चेक किया करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें, वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें, लोगों से भी करवाया करें जिनको पढ़ने का शौक़ है। इल्म फैलाना सवाब का काम है। 27/4 = 7/f + 5 आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, अब आप क्या करें, इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम 7 के टेबल में 27 भी नहीं आता, तो चलें बहरहाल आंसर हमारे पास बड़ा आएगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, लेट्स डू इट। f + 5 और इस तरफ आ जाएगा 7 × 4। मल्टीप्लाई करें तो माइनस पहले आ जाएगा -27f, उसके बाद आएगा प्लस माइनस माइनस, और अब आप 27 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ। 27 5 ज़ा होता है 135, 7 4 ज़ा आपके पास आ जाएगा 28। 135 को आप ले जाएं इस साइड पर, तो इधर होकर आ जाएगा 1 + 135, उस तरफ से जो है वो -135 ख़त्म हो जाएगा। अब आप क्या करें, 28 में 135 प्लस करें, प्लस 28 आ जाएगा 163। ट्वेंटी 27 को डिवाइड कर दे दोनों साइड्स पर, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 23/27। इसकी आप कैंसिलेशन करें, कैंसिलेशन करेंगे तो चलें कैलकुलेटर पर ही कर लेते हैं। 163/27 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आपके पास आएगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये आएगा 6 और 1/27, 6 होल 1/27। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड्स पे, इस तरफ आ जाएगा f और इस तरफ आ जाएगा -6 होल 1/27। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, इफ़ a = b/c - p, फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a = 3 एंड c = 10। तो आप सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आप उसको जो है वो यहाँ पर नोट करें। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने लिख लिया।
अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें। ए की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आपके पास आपने फाइंड करनी है वो वैसे ही रहेगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 10 और बी वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 3 को जो है वो 3/1 लिख लें। और अब आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस बी के साथ और b मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो b 1 जा आ जाएगा b। थ्री 10 जा आ जाएगा 30 माइनस 3 इंटू बी का आंसर आ जाएगा 3b। और ये जो -3b है इसको आप ले जाएं वहां पर राइट साइड पे, तो इस तरफ आ जाएगा +3b। तो 3b प्लस b आ जाएगा 4b। आपने b फाइंड करना है तो इसको आप पहले ऐसे लिख लें, 4b इज इक्वल टू 30। अब आप 4 को डिवाइड कर दे दोनों साइड्स पे तो आ जाएगा 30/4। 30/4 को आप कैंसिलेशन करें तो 2 के टेबल में 2 15 जा 32, 2 जा 4। 2 7 जा 14, तो 15 माइनस 14 आता है 1, तो 7 होल 1/2 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इफ m इंटू एन एक्स स्क्र माइनस वाई ओवर जेड इज इक्वल टू 5n, बड़ा ही डेंजरस किस्म का एक्सप्रेशन है यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन m इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3 एंड z इज इक्वल टू -5। सारी वैल्यूज भी माइनस में हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको आप लिख लें। उसके बाद आप इसमें वैल्यूज को पुट कर दें। m की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और n की जगह इसकी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि n को हमने फाइंड करना है। x की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -3। और फिर z की वैल्यू है आपके पास -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। और n आपने फाइंड करना है वो वैसे ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो आता है +4, लेकिन जब -2 का स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो फिर भी आपके पास आता है +4, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पर आएगा 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4n। माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ जाएगा +3। और इस तरफ आप क्या करेंगे, 5n के नीचे लिख लें 1, क्योंकि हमने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अब आप क्या करें, इसको आप मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 6 4 सा 24n और +6 3 सा 18, तो नीचे आ रहा है -5। माइनस को आप ले आए, चलें अभी रहने दें इसको, तो नेक्स्ट टाइम में उसको लेके जाते हैं इधर उधर। 24n प्लस 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वही आ जाएगा 24n प्लस 18 इज इक्वल टू 5n को जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो ये इस तरह से आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई 5n। -5 मल्टीप्लाई 5n, दो साइंस जो हैं वो आपको बहुत ही अजीब से लग रहे होंगे, यानी कि आप ऐसे साइंस को देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये -5 को 5n से कैसे मल्टीप्लाई करें। तो इसका हल मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आप इसको जो है वो ब्रैकेट्स यूज़ करें इनके लिए। यहाँ पर लिखें -5 और यहाँ पर आप लिखें
5n, क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे मल्टीप्लिकेशन अगर आप लिखें तो वो अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब देखें अब ब्रैकेट्स के साथ ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये बहुत ही आसान लग रहा है। प्यारा लगे ना लगे, लेकिन आसान लगना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है माइनस, और 5 5 होता है 25, और आ जाएगा -25n। इसको आप ले आए इस साइड पर, इधर होकर आ जाएगा ये +25n, और ये 18 को आप ले जाएं उस साइड पर, इधर आकर ये हो जाएगा -18। (24n + 24 होता है 48, तो 48 और 1 आ जाएगा 49n। 49n इज इक्वल टू -18। तो 49 को डिवाइड कर दें उधर, इस तरफ आ जाएगा 18/49। तो दोनों किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, तो n का आंसर आपके पास आ जाएगा -18/49। चलें जी आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ एनी 3 consecutive odd numbers। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड अ फॉर्मूला, हमने एक फॉर्मूला फाइंड करना है किसके लिए? फॉर द सम एस, यानी कि एस सम फाइंड करना है हमने ऑफ एनी 3 consecutive odd numbers। देखें जब हम कंसेक्टिव नंबर्स की बात करते हैं तो एक नंबर हमारे पास आता है अगर x, तो इसके बाद दूसरा नंबर आएगा x+1, और फिर आएगा x+2। या फिर क्या हो सकता है, अगर एक नंबर आता है x तो दूसरा नंबर आएगा आपके पास x+2, तीसरा नंबर आपके पास आएगा x+4। अच्छा अगर फर्ज करें यहाँ पर हम x को 1 पुट करते हैं तो ये 1 आ गया, तो ये 1 + 1 आ गया 2, ये 1 + 2 आ गया 3। यहाँ पर आप 1 पुट करें तो x 1 आ गया, 1 + 2 आपके पास आ गया 3, और 1 + 4 आपके पास आ गया 5। तो ये नंबर देखें 1 3 5, ये आगे चलते जाएंगे। तो 1 3 5 कौन से नंबर हैं? 1 3 5 आपके पास हैं ऑड नंबर्स। ओके, ये देखें ये लिखा हुआ है ऑड नंबर्स। 1 3 5 आपके पास होते हैं ऑड नंबर्स, इसलिए आपने ये वाला जो एक्सप्रेशन है x x+1 x+2 ये आपने नहीं लेना, और आपने जो ये वाले नंबर्स हैं x x+2 x+4 ये वाले नंबर्स आपने अज्यूम करने हैं, यानी कि ये वाले नंबर्स आपने लेने हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने कौन से नंबर लेने हैं और कौन से नंबर नहीं लेने हैं। एक और सेट हमारे पास बन सकता है x x+1 x+3 x+5, लेकिन वो ज़्यादा एडवांस काम हो जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना ही समझें कि जितना आपको चाहिए, यानी आपको चाहिए 3 consecutive नंबर्स। तो जब भी आपके पास ओ लेवल्स के मैथमेटिक्स में बात हो कि 3 consecutive नंबर्स आपने लेने हैं, तो आपने हमेशा लेना है x x+2 x+4। अब x की बात करें या x ले लें या n ले लें, एक ही बात है। अगर आप n लेंगे तो n का मतलब है नंबर, तो आपके लिए याद करना आसान होगा कि n स्टैंड्स फॉर नंबर, तो n ले लें, n+2 ले लें, n+4 ले लें। ओके, x आपके लिए याद करना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो चलें हम लेट कर लेते हैं कि n हमारे पास वो नंबर है, यानी कि हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो देखें अब है फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द सम s ऑफ एनी 3 consecutive odd numbers। सपोज या लेट कर लें, लेट द 3 consecutive odd numbers are, let the 3 consecutive odd numbers are, पहले आप ले लें n, फिर आप ले लें n+2, और फिर आप ले लें n+4। ओके जी, लेट द 3 consecutive numbers आर n n+2 एंड n+4। ये हमने 3 consecutive numbers ले लिए।
तो अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूला बनाना है इनके सम का। तो नाउ द इसको लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर दें इसको। डायरेक्ट कैसे करेंगे, एस क्या है, सम, तो इनको आप प्लस कर दें आगे नंबर्स को। पहला नंबर आपके पास क्या है, n प्लस, दूसरा नंबर क्या है, n प्लस 2 प्लस तीसरा नंबर क्या है, n प्लस 4। और ये नंबर्स क्यों लेने हैं ये अभी आपको ऊपर मैंने बता दिया है। अच्छा जी, अब देखें, अब आप इनको प्लस करें, प्लस करेंगे तो ये ब्रैकेट्स एक्सपेंड हो जाएंगी, तो ये ब्रैकेट्स के बगैर आ जाएगा। तो लिखा जाएगा n प्लस 2 प्लस n प्लस 4। n प्लस यहाँ पे जो थर्ड n है इसको भी आप ले जाएं यहाँ पर इस n के पास, तो ये आ जाएगा n प्लस n आ जाएगा आपके पास 3n, और प्लस 2 प्लस 4 आ जाएगा 6। तो s इज इक्वल टू 3n प्लस 6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। यानी हमने वो 3 नंबर्स जो थे वो उनका हमने सम फाइंड कर लिया। चलें जी, आगे सेकंड पार्ट क्या है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ s। अब आपने s की वैल्यू को फाइंड करना है व्हेन द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इज -101। व्हेन द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, यानी जब सबसे बड़ा जो ऑड नंबर है वो -101 हो। तो देखें ये 3 ऑड नंबर्स हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो सबसे बड़ा तो यही होगा ना। तो ये नंबर जो है ना, उन्होंने कहा है जब अगर ये नंबर -101 हो तो आप क्या करें, आप यहाँ से सम फाइंड करें इन नंबर्स का। तो देखें अब हम क्या करेंगे कि हमें जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि जो ये नंबर है ना n प्लस 4, ये किसके इक्वल है, ये -101 के। तो हम लिखेंगे कि n प्लस 4 इज इक्वल टू -101। तो यहाँ से हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलें अभी करके दिखाते हैं आपको। इट इज गिवन दैट, सेकेंड पार्ट में भी आप पहले लिख लें कि लेट द 3 consecutive odd numbers are n plus 2, n plus 4। ओके जी, ऊपर भी हमने ये लिखा था, लेट द 3 consecutive numbers are this is। अच्छा जी, अब आप क्या करें कि it is given that it is given in the question that, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें यहाँ पर ताकि पता चले कि हम जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। अच्छा, इट इज़ गिवन डैट इन द क्वेश्चन की जो n प्लस 4 है ना, जो सबसे बड़ा नंबर है वो किसके इक्वल है, -101 के। ठीक हो गया, यही गिवन है ना। तो यहाँ से आप क्या करें कि आप यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लें, इस +4 को आप ले आए इस साइड पे, इधर आकर हो जाएगा -4। -101 में आप 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 105, -105। तो यहाँ से n आ गया -105। नाउ द सम इज, अच्छा अब सम आपने जो फाइंड किया था उसको आप पहले उसका फॉर्मूला लिखें। ये फार्मूला लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें जो है इसकी वैल्यू पुट कर दें, n की जगह पर आ जाएगा आपके पास -105। ओके, तो अब देखें 3 को -105 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 105 मल्टीप्लाई 3 -315 आ जाएगा आपके पास। तो -315 में -315
प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा -309। तो सम आपके पास आ जाएगा इन तीनों नंबर्स का -309। ये कब आएगा? जब आपके पास सबसे बड़ा ऑड नंबर जो है उसकी वैल्यू होगी -101। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। जितनी डिटेल में हमने ये आपको बता दी है, इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं से नहीं मिलेगी। हमारी कोशिश होती है कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करें कि आप कहें कि बस ये अब आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द टोटल कॉस्ट। हमने एक फॉर्मूला फाइंड करना है किसके लिए? फॉर द टोटल कॉस्ट टी ऑफ सी पेन्स एट $D ईच एंड ई पेंसिल्स एट F सेंट्स ईच। ओके, तो देखें $1 में, सॉरी गलत हो गया। देखिए $1 में कितने सेंट्स होते हैं? $1 में होते हैं 100 सेंट्स। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि 100 सेंट्स में कितने डॉलर्स होते हैं? 100 सेंट्स में होता है $1। तो यहाँ से अगर 1 सेंट फाइंड करें तो वो क्या आएगा? $1/100। चलिए अभी करते हैं इसको। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके जी, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल कॉस्ट टी ऑफ सी पेन्स एट $D ईच एंड ई पेंसिल्स एट F सेंट्स ईच। यहाँ पे आप लिखें एज वी नो डैट $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स। ओके, दिस इम्प्लॉइज, इसका मतलब है कि 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1। ठीक है जी, यही मतलब है इसका। तो इसका मतलब है कि अगर आप दोनों तरफ 100 से डिवाइड करें तो यहां पर आ जाएगा 1 सेंट इज इक्वल टू 1/100 डॉलर्स। ये डॉलर साइन यहां पर आएगा शुरू में। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? तो अब यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में है F सेंट्स। तो अगर 1 सेंट इसके इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो F सेंट्स है ना, F सेंट्स इज इक्वल टू F, दोनों तरफ F से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा $F/100। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने फाइंड करना है फॉर्मूला फॉर द टोटल कॉस्ट T। नाउ द फॉर्मूला फॉर टोटल कॉस्ट $T विल बी। अच्छा, आप देखें, हमने पहले तो आप ये देखें कि हमने इनको डॉलर्स में कन्वर्ट क्यों किया है। हमने डॉलर्स में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हमने जो फार्मूला फाइंड करना है वो डॉलर्स में फाइंड करना है। लिखा हुआ है ना $T, यहाँ पे डॉलर्स आ रहा है, इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो डॉलर्स में आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जितनी भी करेंसी है यहाँ पर जो भी गिवन है वो सब कुछ डॉलर्स के अंदर होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमने फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए T है तो T इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले क्या है? पहले है आपके पास, चलिए इसको थोड़ा सा ना स्मॉल कर लेते हैं ताकि आप इसको इजीली देख सकें।
अच्छा जी, आप देखें T इज़ इक्वल टू, तो यानी कि टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू फार्मूला फॉर द टोटल कॉस्ट, यहाँ तक आ गया T। C पेंस एट $D ईच, $D एक पेन की जो प्राइस है ना वो है $D, तो C पेंस की कितनी होगी, वो आ जाएगी $CD। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले आपके पास CD। ओके, CD प्लस सम फाइंड करना है ना, टोटल कॉस्ट मीन कि हमने उनको ऐड करना है, एंड तो एंड का मतलब वैसे भी मैथमेटिक्स में प्लस होता है। अच्छा, अब ई पेंसिल्स एट F सेंट्स ईच, ई पेंसिल्स एट F सेंट्स ईच, अगर एक पेंसिल F सेंट की है तो ई पेंसिल्स की प्राइस फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा EF, तो EF और आगे जो उसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है EF ओवर 100, तो हम इसको लिखेंगे EF ओवर 100, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा T इज इक्वल टू CD प्लस EF ओवर 100। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलें अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, और ताकि आपको सेकंड पार्ट की भी समझ आ जाए। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या है, इफ E इज इक्वल टू दिस एंड D इज इक्वल टू दिस, वेयर E इज इक्वल टू 150 एंड D इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ T। आपने बेसिकली T की वैल्यू फाइंड करनी है। T का मतलब है कि आपने जो ये एक्सप्रेशन आपने बनाया है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले आपने यहाँ से जो अननोन्स आ रहे हैं, आपने उनकी वैल्यूज़ को पहले फाइंड करना है। E इज इक्वल टू दिस है, तो E किसके बराबर है, E बराबर है 150 के, तो E की जगह 150 लगाकर पहले हम यहाँ से C कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, D इज इक्वल टू 3 है, तो D की जगह 3 लगाकर हम यहाँ से F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे T के अंदर, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा। तो चलें जी, अभी इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहले आप जो है वो इस एक्सप्रेशन को लिख लें, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E की वैल्यू है 150, तो जहाँ पर E आ रहा है ना वहाँ पर आप पुट कर दें 150। तो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो 150 को मल्टीप्लाई करें 150 को आप पहले लिखें 150 ओवर 1, और नेक्स्ट स्टेप में इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 150 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस C के साथ, तो 150 इंटू 4 आ जाएगा 600 माइनस 150C। ये मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 145C 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा माइनस 145C। ये जो है माइनस 150, इसको आप ले जाएं राइट साइड पे, तो इधर आ जाएगा 150C प्लस 150C। 150 में से 45 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जनाब 5C। 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा 600 ओवर 5, और इधर आ जाएगा आपके पास C। 600 को 5 पे डिवाइड करें, 5 5 5 12 60 और 0 आगे आ जाएगा, तो C आ जाएगा आपके पास 120। अब बारी है दूसरे की, दूसरा एक्सप्रेशन, यानी कि जो ये वाला गिवन है D इज इक्वल टू F प्लस 5 ओवर 50। अब हम इसको लेते हैं और D की वैल्यू पुट कर देंगे 3। तो दूसरा जब काम हमने स्टार्ट करने से पहले लिख लिया करें नाउ का मतलब है कि हमने एक काम ख़त्म कर लिया है और अब दूसरा काम हम शुरू करने जा रहे हैं। तो D की जगह पे आप लगा दें 3, और नेक्स्ट स्टेप में आप कर दें इसको 3 ओवर 1। थ्री को मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ तो आ जाएगा 5 3 15 150,
और f प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 1 के साथ तो आ जाएगा f प्लस 5, और 155 आप ले आए इस तरफ आ जाएगा -5, और यहाँ से 5 ख़त्म हो जाएगा। 150 माइनस 5 का आंसर आ जाएगा आपके पास 145। तो 145 इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। एफ की वैल्यू भी आ गई आपके पास, और आपके पास सी की वैल्यू भी आ गई, और आपके पास डी की वैल्यू भी है, और ई की वैल्यू भी है। तो अब आप ये जो है टी का एक्सप्रेशन है इसको आप वहां पे लिख लें। ओके, अब फिर नया काम करना है, यहाँ पे लिख लें नाउ। तो अब आपने इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करना है। इसकी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि C की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 120। एक तो वैल्यूज याद करना भी बड़ा काम है। C की जगह पर इसकी वैल्यू आ गई 120, तो D की जगह पर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3, और E की जगह पर उसकी वैल्यू मुझे भूल गई है, तो हम दोबारा देख लेते हैं उसको। E की वैल्यू कहाँ गई? ओके, E है 150 और F है 145। E आपके पास आ जाएगा 150 और F आपके पास आ जाएगा 145। ओके जी, ये आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर से। सिंप्लीफाई करते हैं हम कैलकुलेटर से, तो 120 मल्टीप्लाई 3 प्लस फ्रैक्शन 150 मल्टीप्लाई 145 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये आंसर आ रहा है 577.5। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, तो इसको आप जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो आपने टी के आगे इसका आंसर लिख देना है 577.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हमने कोशिश की है मैंने कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, जो कि बहुत ही स्लो लर्नर्स बच्चों के लिए होता है ये मेथड, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्लेन करना। तो जो लाइक बच्चे होते हैं वो तो इसको देखते समझ आते होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, एक फुल टाइम स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या होता है? अ डिफरेंट यूनिट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर यूज़ करने के लिए डिफरेंट यूनिट यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम कहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। द फार्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ x डिग्री फ़ारेनहाइट टू y डिग्री सेल्सियस इज़ दिस। ये फार्मूला है जो कन्वर्ट करता है x डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस डिग्री में। ओके, तो y इज इक्वल टू है x माइनस 32 इंटू 5/9, ये फार्मूला है। तो हमने क्या करना है, एक चीज़ याद रखें कि जहाँ पर x आएगा उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में है, जहाँ पर y आएगा उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू सेंटीग्रेड में है। ओके, यानी कि सेल्सियस में है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या है? द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या हमने फाइंड करना है? द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिकॉर्डेड इन डेथ वैली, वेरी गुड वैली, रिकॉर्डेड इन डेथ वैली इन कैलिफोर्निया। अच्छा, कि डेथ वैली कैलिफोर्निया में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है इस 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? हमने डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर को फाइंड करना है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर गिवन है। तो डिग्री सेल्सियस का जो हम ले रहे हैं वेरिएबल वो है y, यानी हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, और x की वैल्यू को हमने पुट करना है। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को।
ये एक्सप्रेशन है, इसमें आपने पुट करना है x की वैल्यू को, x की वैल्यू है 4, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4। तो कहीं हम कहीं गलती तो नहीं कर रही, क्योंकि ये तो माइनस में आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ते हैं। द फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ x डिग्री फ़ारेनहाइट to y degree Celsius is this, and the highest temperature is this and is 4 degree Fahrenheit। 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन चेक करते हैं दोबारा। छोटी सी मिस्टेक है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, ये 4 नहीं है, यहाँ पर आना है 134 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हम 4 की बजाय यहाँ पर पुट करते हैं 134। तो अब हम करते हैं यूज़ कैलकुलेटर। तो 134 माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, तो ये आ जाएगा 56.66, यानी कि 56.7 राउंड ऑफ करने के बाद। कोशिश किया करें जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं उतना आप कर लें। तो अगर हम 134 में से 32 को माइनस करें तो आएगा 102। तो 102, तो इसको आप 9 पर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी कि कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 56.7। तो ये देखें, ये y का आंसर आ रहा है। तो y हमारे पास किस में था, y हमारे पास था डिग्री सेल्सियस में, तो इसके आगे आएगा डिग्री सेल्सियस। ओके, डिग्री सेल्सियस। ओके जी, ये हमने किया है फर्स्ट पार्ट। अब आगे हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ड्यूरिंग विंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट इज़ वेरी कॉमन फॉर द टेम्परेचर टू फॉल बिलो डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यानी टेम्परेचर के लिए बहुत ही कॉमन बात है कि वो डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो भी चला जाता है। यहाँ पर 0 आना है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पर आएगा 0। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी टेम्परेचर जो है वो लो चला जाता है। ओके, इज इट मोर और लेस कॉमन फॉर द टेम्परेचर टू फॉल बिलो फ़ारेनहाइट, टू फॉल बिलो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओह माय गॉड, इतनी गलतियाँ, आई एम सो सॉरी। हमारा जो ये है टाइपिंग कोई और करता है और ये लेक्चर कोई और रिकॉर्ड करता है और बोलता कोई और है और इस वीडियो को एडिट कोई और करता है, इसलिए बहुत सारे मसले आते हैं। अगर ये सारे काम करने के लिए एक ही बंदा हो तो ये वीडियोस में इस तरह के मसले ना आए। आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी, क्वेश्चन ये दोबारा पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग विंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विंटर में यूएसए में क्या होता है, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर द टेम्परेचर टू फॉल बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत नीचे चला जाता है, ये आम सी बात है। इज इट मोर और लेस कॉमन, ये मोर और लेस कॉमन है, क्या ये वाकई कॉमन है फॉर द टेम्परेचर टू फॉल बिलो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट? ऑब्वियसली इट इज़ मोर और लेस कॉमन। तो आपने क्या है, आपने इसके आंसर में सिर्फ बताना है येस और नो। ओके, तो आपने कह देना है कि येस इट इज़ कॉमन। यहाँ पे आप लिख दें, सिंपल लिख दें येस, बस ठीक हो गया। इतना आंसर ही काफ़ी है इसके लिए। आगे करते हैं थर्ड पार्ट। ओके जी, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में ये है कि द लोवेस्ट टेम्परेचर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज रिकॉर्डेड इन द प्रोस्पेक्ट क्रीक इन अलास्का इज -62.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
यही है, -62.1 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? तो आपने ये फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखें कि डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या चीज़ थी हमारे पास क्वेश्चन में? डिग्री फ़ारेनहाइट में था x, यानी कि हम x को फाइंड करना है, और डिग्री सेल्सियस में था y, और y की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ना ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी इसकी। अच्छा, आप देखें, अब हमारे पास यहाँ पर क्या था कि x डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, x डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया, और y डिग्री सेल्सियस, यानी x है हमारे पास फ़ारेनहाइट में और y है हमारे पास सेल्सियस में। ओके, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है? द लोएस्ट टेम्परेचर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिकॉर्डेड इन द प्रोस्पेक्ट क्रीक इन अलास्का इज -62.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, यानी डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये डिग्री सेल्सियस में गिवन है। डिग्री सेल्सियस में क्या है? y, ये y की वैल्यू गिवन है। ओके, y की वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? तो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या था? x, तो हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अभी आपको मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये हम यहाँ से जो है वो नोट करते हैं इसको, जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है, और यहाँ पर ला के हम इसको छापा मार देते हैं इसका, आई मीन टू से इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके जी, अब क्या होगा हमारे पास कि अब क्या करेंगे कि हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? हम यहाँ पर पुट करेंगे y की वैल्यू, तो वो आएगी हमारे पास -62.1। ठीक है, x हमने फाइंड करना है, तो ये जो और बाकी सारा एक्सप्रेशन ऐसे ही आएगा आपके पास। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि जो नंबर हमारे पास लिखा होता है x -32, ये हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो जब इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x -32। ठीक है, और यहाँ से ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है वो एक्सपेंड कर देना है। जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 5x -32 5 160, 5x -160 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इस तरफ जो है ना इसके नीचे लिखते हैं 1, और आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा 62.1 और नीचे आएगा 1। ओके, ताकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें। ओके जी, जब आप 62.1 को मल्टीप्लाई करेंगे, चलें पहले इसको लिख कर दिखा देते हैं आपको। 62.1 मल्टीप्लाई 9 ये होगा, और उस तरफ आ जाएगा 5x -160, क्योंकि जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। आप देखें जी, 62.1 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो आ जाएगा आपके पास 558.9, 558.9, और इस तरफ यही रहेगा। अब आप क्या करें कि जो नंबर है 160 उसको आप ले जाएं इस साइड पे, तो यहाँ पर आ जाएगा +160, और यहाँ से 160 ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप क्या करें, -558.9 +160 का आंसर आ जाएगा आपके पास -398.9, -398.9, 398.9। तो अब आप इसको जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -79.78। चलिए वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। आप ऐसा करें कि 5x को आप लिख लें इस साइड पर, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, और -398.9 को लिख लें आप उस साइड पे।
दोनों तरफ 5 से डिवाइड करें तो इस तरफ है, ये ख़त्म हो जाएगा, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा 5, 398.9/5 आ जाएगा आपके पास। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 79.79, 778 या 79 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 8, तो -79.8 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखें इसका यूनिट क्या था, ये x है, ये था डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो इसका यूनिट भी साथ लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑल राइट जी, ये आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। ये था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5B का। इसके बाद हम करेंगे 5C एंड सो ऑनवर्ड, सारा D1 मैथमेटिक्स हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। हम बहुत ही जो है वो लेट हो चुके हैं इस एक्सरसाइज को करने में। पिछला सारा वीक हमने जो है वो वेस्ट किया है, हम काम नहीं कर सके, लेकिन आइंदा हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ काम करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।